Hello everyone, I welcome you all. Now in the today's discussion we shall be addressing one of the chapters. We will be doing the revision of this chapter, that is scope of total income. It is one of the elementary chapters of the income tax. As such income tax लगने के 6 पैरामीटर्स होते हैं in my understanding. There should be a person should earn income of the previous year shall be taxable in the assessment year, income should not be exempt, and income should fall within the scope of the income tax, and lastly the income should be taxable at a given rate of tax. Now one of the very important parameters is that the income should fall within the scope of the Indian Income Tax Act. हर देश का लॉ का अपना एक स्कोप होता है और इंडिया का भी एक स्कोप है जिसके अंतर्गत वो लॉ बना सकते हैं. इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन थ्योरी. तो इंडिया के टैक्स लॉ का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इस चैप्टर में बतलाया गया है कि भारत की सरकार किस किस पर्सन्स को या किस किस इनकम को टैक्स कर सकती है. दैट इज द बेसिक माइंडसेट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ हर देश का जो टैक्स लॉ होता है उसका ज्यूरिसडिक्शन 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है और इंडिया का टैक्स लॉ भी इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है. वन ऑफ द रूल इज कॉल्ड एज द रेसिडेंस रूल. टैक्स रेसिडेंसी भी कह सकते हैं हम इसको. इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री देन ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन दैट कंट्री. जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ यू आर अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन द ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. सेकेंड रूल आता है द सोर्स रूल. ये रूल कहता है इफ द इनकम इज अक्रूड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया देन द इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. तो आप कहीं के भी रेसिडेंट हो पर अगर इनकम इंडिया की टेरिटरी में अक्रू होती है देन द इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. एंड द थर्ड रूल इज द रिसिट रूल. एंड एज पर द रिसिट रूल इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. तो ये बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं इंडिया में इनकम के टैक्सेशन के लिए. दैट इज द रेसिडेंस रूल, द सोर्स रूल एंड द रिसिट रूल. इन तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर पर अगर आप फिट बैठते हैं तो आपको इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा. ये बेसिक फिलॉसफी है जो हर देश के टैक्स लॉ में होती है और इंडिया में भी ऐसा ही है. दैट 3 पैरामीटर्स हैं और तीनों में से भी किसी भी पैरामीटर में अगर आप फिट बैठ गए तो आपको इंडिया में टैक्स लगेगा. इंडिया का स्कोप एज सच सेक्शन 5 में डिफाइंड है. जो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स है वो सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है और ऐसा एक चार्ट के जरिए उसको किताबों में समझाया जाता है. मैं भी कुछ इसी चार्ट के जरिए उसको समझाने की कोशिश करता हूँ. नाउ इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इफ द इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जिसका कीवर्ड अभी हम ले लेते हैं रिसीव्ड. इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, whether you are a resident and ordinary resident of India, whether you are a resident not ordinary resident of India, or whether you are a non-resident to India. The moment you say income is received in India, it is taxable in India. दूसरा रूल होता है सोर्स रूल और सोर्स रूल कहता है if the income is accrued in India, if it is accrued in the territory of India, in the soil of India, then the income is accrued in India. And if it is accrued in India then it is taxable in India irrespective of your residential status. आपका tax residency कुछ भी हो, the moment you say it is accrued in India it is taxable in India. भले वो received in India नहीं भी हो तो भी चलेगा. The moment it is accrued in India it is taxable in India. तो यहाँ पर अपने को clearly 2 rules देखने को मिलेंगे. Receipt rule, इसको मैं अभी कहने के लिए कह देता हूँ rule 3 which is received in India taxable in India. सोर्स रूल जिसको कहने के लिए मैं अभी कह देता हूँ रूल 2, इफ इनकम इज अक्रूड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. एंड वी हैव द रेसिडेंस रूल. रेसिडेंस रूल की फिलॉसफी आगे आती है इफ द इनकम इज आउटसाइड इंडिया. सो इफ द इनकम इज आउटसाइड इंडिया देन इट इज टैक्सेबल इफ यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इनकम आउटसाइड इंडिया है वो भी टैक्सेबल होगी इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और रेसिडेंट में भी 2 पैरामीटर्स हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. तो इफ यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इनकम आउटसाइड इंडिया वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. इट इज इमटेरियल कि ये बिजनेस कहाँ से कंट्रोल्ड होता है. कंट्रोल्ड इंडिया से होता है तो भी टैक्सेबल है, कंट्रोल्ड इंडिया के बाहर से होता है तो भी टैक्सेबल है. तो
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होती है। वो रिसीव्ड इन इंडिया हो, अक्रूड इन इंडिया हो या बाहर हो, इनकम रिसीव्ड अक्रूड आउटसाइड इंडिया भी हो तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल है, वेदर इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और इट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। जहां तक रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात आती है, वो भी एक रेसिडेंट है, और क्योंकि वो एक रेसिडेंट है तो उसके लिए रेसिडेंस रूल का थोड़ा सा एप्लीकेशन उन्होंने दिया है। इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, यस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया, यस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। बट इनकम विच इज आउटसाइड इंडिया, विच इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो यहां पर भी थोड़ा हम कह सकते हैं एप्लीकेशन है रेसिडेंस रूल का। इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। और नॉन रेसिडेंट के केस में जहां तक बात आती है, उनके केस में इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होती है। सो इफ इट इज अ केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल इन इंडिया है। इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया तो टैक्सेबल इन इंडिया है। इनकम आउटसाइड इंडिया विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। सो ये चार्ट मेरे ख्याल से आपने जिस भी बुक से पढ़ाई की है, ये चार्ट तो पक्का आपने देखा ही होगा। यही चार्ट अब हमारे नोट्स में भी दिया गया है। हमारे नोट्स की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा यही सजेशन रहता है कि वीडियो जो भी है ये आप वो 2 से 3 बार कम से कम आप रिवाइज कीजिए। वैसे बहुत ही एलिमेंट्री चैप्टर है, मेरे ख्याल से आपको 100% बहुत अच्छे से आता होगा। फिर भी आप जितना भी आपको रिवीजन की आवश्यकता है आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब रूल देखिए क्या है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके केस में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया या फिर इनकम आउटसाइड इंडिया, सारी इनकम टैक्सेबल है। रिसीव्ड इन इंडिया है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्रूड इन इंडिया है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने कहा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया है, इनकम अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल इन इंडिया है, और इनकम आउटसाइड इंडिया में भी हमें ये देखना पड़ेगा वेदर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इफ इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। और नॉन रेसिडेंट के केस में द रूल इज सिंपल, द इनकम रिसीव्ड इन इंडिया is taxable in India and the income accrued in India is taxable in India। केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर की इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब सारा फोकस ये आ जाता है कि व्हाट इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, व्हेन डू यू से अ पर्सन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, व्हाट इज अक्रूड इन इंडिया, व्हाट इज रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि उसी के ऊपर सारी चीजें बेस्ड है। रिसीव्ड इन इंडिया है तो टैक्सेबल है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि व्हेन यू डू यू से इट इज अ रेसिडेंट, व्हेन डू यू से इट इज अ रिसिट, तो उसके पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला रूल है रेसिडेंस रूल। रूल ये कहता है इफ यू आर अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। रूल तो ये कहता है कि इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और कैसे निकलता है, तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। सो फार एज इंडिविजुअल इज कंसर्न्ड, इंडिविजुअल कैन हैव 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और फिर रेसिडेंट में भी दे कैन बी ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो कुल मिला के 3 पैरामीटर्स हो गए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन डू यू से एन इंडिविजुअल इज सेड एज अ रेसिडेंट और एंड व्हेन डू यू से ही इज अ नॉन रेसिडेंट। इसको हम लोग कह देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 पहले ये देख लो कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, और फिर स्टेप 2 एक बार अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो ये देख लो कि वेदर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो पहले इंडिविजुअल में ये देखा जाता है कि वेदर इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर फुलफिल होता है तो इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट। करंट प्रीवियस ईयर में अगर इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे 182 डेज और उससे ज्यादा है तो वो रेसिडेंट है, या फिर करंट ईयर में उसका स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा है, पर पिछले 4 साल का उसका स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा है,
दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर फुलफिल होता है। करंट ईयर में 182 डेज पहला पैरामीटर ये है, या फिर करंट ईयर में 60 डेज एंड पिछले 4 साल में 365 डेज, दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर फुलफिल होता है तो दैट इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैसे तो हमको 60 डेज वाला क्राइटेरिया अप्लाई करना है, करंट ईयर में 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 डेज, पर 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जहां 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर कोई इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, तो 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, वो रेसिडेंट तभी होगा व्हेन ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज। इसी प्रकार से इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, he has come to India for a visit, तो भी 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। 182 डेज अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट है। और तीसरा केस है इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज लेफ्ट इंडिया एज अ क्रू मेंबर, इस केस में भी 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। 182 डेज अगर वो इंडिया में है तो ही रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नाउ दूसरा पैरामीटर है, दूसरी बात जो यहाँ पर रिलेवेंट है वो ये है कि स्टे में बी अ कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया और इट में बी इन पार्ट्स। साल भर में टोटल स्टे देखना है हमको, तो इट में बी कंटिन्यूस और इट में बी इन पार्ट्स। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इंडिया में जो स्टे हमको देखना है, मतलब कोई व्यक्ति दिन के किसी समय चला गया तो उसका स्टे आर वाइज देखना है या डे वाइज देखना है, तो उसका जवाब यहाँ पर आता है दैट वी हैव टू काउंट द स्टे एज अ 24 आवर, तो 24 आवर्स या उससे कम अगर वो रुकता है तो उसे एक दिन माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमें स्टे आर वाइज देखना है। 24 आवर्स विल बी अ स्टे, तो मान लीजिए 1 तारीख को वो 2 घंटे इंडिया में था, फिर फ्लाइट थी उसकी चला गया, तो ऐसे करके हमको 24 घंटे का एक स्लॉट देखना है। 24 घंटे या उससे कम एक दिन होगा, इस प्रकार से देखना है। पर अगर उसने आर वाइज रिकॉर्ड नहीं रखा है तो फिर हमको स्टे डे वाइज देखना है। तो ये एक छोटा सा पैरामीटर यहाँ पर दिया है। अगली बात यहाँ पर एक और आती है कि इंडिया की डेफिनेशन क्या है, तो इंडिया की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी है। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटरी में जो भी लैंड मास है, जो भी एटमॉस्फियर है, जो भी जमीन के नीचे है, वो सब इंडिया है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स, वो भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। और 200 नॉटिकल माइल्स में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरीटाइम जोन्स हैं, वो भी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। उसके बाद अगली बात आती है कि अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रेसिडेंट है यानी वो उसके पैरामीटर्स हमने देखे। अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो कब हम कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और कब हम कहेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अ पर्सन वुड बी रिगार्डेड एज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर 2 में से एक कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो ही विल बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब वो 2 कंडीशंस क्या है ये समझिए। पहली कंडीशन है पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 9 साल वो नॉन रेसिडेंट है। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से 9 प्रीवियस ईयर में अगर वो नॉन रेसिडेंट है, कम से कम 9 या 10, मतलब 9 साल या 10 साल, तो पिछले 10 में से एटलीस्ट 9 ईयर्स अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो करंट ईयर में वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। या फिर एक दूसरा पैरामीटर है कि पिछले 7 सालों में 729 दिन या उससे कम उसका इंडिया में स्टे है। तो पिछले 7 सालों में अगर 729 दिन या उससे कम उसका स्टे है तो करंट ईयर में वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सबसे पहले आप ये देख लेना किसी भी क्वेश्चन में कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तो फिर ये देख लेना कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इस प्रकार से इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। और अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो रिसीव्ड इन इंडिया एंड अक्रूड इन इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल है, प्लस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल है। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो केवल वही इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर स्कोप ऑफ द टोटल इनकम इज डिपेंडेंट। अब दूसरी चीज आती है दैट इज HUF। 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। तो इंडिविजुअल का अपन ने पढ़ा जो इंटर लेवल पे अपने लिए ज्यादा रेलेवेंट है। बाकी कैटेगरी ऑफ पर्संस का भी फटाफट से रेसिडेंशियल स्टेटस अपन रिवाइज कर लेते हैं। HUF कैन अगेन हैव
3 residential status. HUF can be a resident, HUF can be a non-resident. अगर HUF resident है तो it can be a resident and ordinary resident and resident not ordinary resident, जैसा इंडिविजुअल में होता है. तो स्टेप 1 में पहले आप ये देख लें कि HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. अगर रेसिडेंट है तो फिर ये देख लें कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. HUF के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए वेदर HUF इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट, हम देखते हैं कि HUF का कंट्रोल कहां से होता है. इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, HUF is regarded as a resident. So if the control is wholly in India, HUF is a resident. If the control is partly in India, HUF is a resident. But if the control is wholly outside India, then the HUF would be regarded as a non-resident. अगर HUF resident है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ordinary resident है या not ordinary resident है. तो HUF का ordinary और not ordinary resident निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो HUF के कर्ता हैं उनकी वो जो स्टेप 2 कंडीशंस है इंडिविजुअली, उसका क्या स्टेटस है. कर्ता अगर पिछले 7 सालों में 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहे हैं या फिर पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 9 साल नॉन रेसिडेंट है, तो HUF वुड बी अ रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग प्रिसाइजली. कर्ता अगर पिछले 10 सालों में से 9 साल नॉन रेसिडेंट है या फिर कर्ता पिछले 7 सालों में 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहे हैं, तो HUF वुड बी अ रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अब इसके बाद अगला कैटेगरी ऑफ पर्सन आता है कंपनी. अ कंपनी कैन हैव ओनली 2 रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट इज अ रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट. ये जो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंसेप्ट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में अप्लाई होता है. सो फार एज अ कंपनी इज कंसर्न्ड, अ कंपनी कैन ईदर बी अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब कंपनी को कब हम रेसिडेंट कहेंगे, तो पहला पैरामीटर का उन्होंने दिया है, एनी कंपनी विच इज एन इंडियन कंपनी वुड बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट. द मोमेंट यू से इट इज एन इंडियन कंपनी, इट इज अ रेसिडेंट. और दूसरा पैरामीटर उन्होंने दिया है कि अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब ऐसी जगह जहां से की मैनेजमेंट डिसीजंस एज अ एंटिटी एज अ होल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के की मैनेजमेंट डिसीजंस कहां से लिए जाते हैं. तो अगर उनका की मैनेजमेंट डिसीजन एज अ होल, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया से है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि वो कंपनी इज अ रेसिडेंट. तो वो कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो तो रेसिडेंट है ही, उसके अलावा वो कंपनी जो इंडियन नहीं है वो भी रेसिडेंट हो सकती है अगर उनका पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंडिया से ऑपरेट होता है. और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ से ऑपरेट होता है और कहाँ से नहीं होता है, उसकी एक काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइन है. वो गाइडलाइंस तभी एप्लीकेबल होती है जब आपका इंडिया में टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है. तो जो जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उनके लिए वो गाइडलाइंस नहीं है. जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए वो गाइडलाइंस है टू डिसाइड व्हेन द इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया और नॉट. है ना, पोयम का कंसेप्ट लगता सब पे है, पर वो टेस्ट जो है कि मतलब कब, प्रिसाइज टेस्ट में कहूंगा कि प्रिसाइज टेस्ट कि कब उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या नहीं, वो जो है वो केवल तभी लगता है व्हेन योर टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़. अदर असेसीज की अब हम बात करते हैं. अदर असेसीज में आ गए से AOP BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. इन सब के केस में व्हेन डू यू से दैट द रेसिडेंट, व्हेन दे आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज सच इनके 2 ही स्टेटस होते हैं, दे मे बी अ रेसिडेंट, दे मे बी अ नॉन रेसिडेंट. सो व्हेन डू यू से दे आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हेन डू यू से दे आर अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका जो टेस्ट है वो सिंपल है. इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, जैसे HUF में था. सो इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, दे वुड बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट, अदरवाइज दे वुड बी रिगार्डेड एज अ नॉन रेसिडेंट. तो यहाँ भी वही टेस्ट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ है. अब ये एक रूल हो गया, रेसिडेंस रूल. एंड रेसिडेंस रूल से हमको ये पता चल जाएगा वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड इंडिविजुअल HUF में फिर फर्दर ये पता चल जाएगा वेदर यू आर अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द ग्लोबल एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज इफ यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. तो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इस हिसाब से तय हो गया.
अब दूसरा रूल आता है रिसिट रूल। रिसिट रूल में दो पैरामीटर्स हैं, एक है रिसीव्ड इन इंडिया और दूसरा है डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में जो फोकस है वो है रिसीव्ड पर, मतलब जो फिक्शन है वो क्रिएट किया गया है ऑन द वर्ड रिसीव्ड, मतलब इनकम मिली ही नहीं, रिसीव नहीं हुई, पर मान लिया जाएगा कि रिसीव हो गई। तो यहां पर जो बेसिक झगड़ा है वो टाइमिंग का है। पैसा मिला ही नहीं, पर सेक्शन 7 रेजेस अ प्रिजम्पशन कि मान लिया जाएगा कि पैसा मिल गया। तो ये टाइमिंग का झगड़ा है जो इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो बेसिकली सैलरी चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ भले ही वो दिया है बट उसका डिस्कशन सैलरी में आता है, तो यहाँ अभी मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। बाकी ओरिजिनली इट इज अ डिस्कशन ऑफ द चैप्टर सैलरी। पैसा मिला ही नहीं पर मान लिया जाएगा कि पैसा मिल गया, और जो पॉइंट्स दिए हैं वो सब सैलरी से रिलेटेड है। अपना ये जो चैप्टर है वो है प्लेस के बारे में। द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया इज अबाउट प्लेस, तो वो आता है रिसीव्ड इन इंडिया में। इस सब हेडिंग में वो आता है रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज अबाउट द प्लेस ऑफ रिसिट रूल। इसको हम लोग कई बार इस नाम से भी जानते हैं, प्लेस ऑफ रिसिट रूल। अब ये जो रूल है ये कुछ इस प्रकार से कहता है, इसके 4 पॉइंट्स मैंने बना दिए, बुलेट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है रिसीव्ड इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर मेरे को पैसा इंडिया की टेरिटरी में रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ से इंडिया की टेरिटरी में रिसीव हुआ, तो इट विल बी रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा, अगर मेरे को पैसा चेक के जरिए रिसीव हुआ, तो चेक कहाँ रिसीव हुआ ये इंपॉर्टेंट है, चेक कहाँ क्लियर हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चेक कहाँ रिसीव हुआ वहाँ इनकम इज रिसीव्ड। So if the check is received in India, the income is received in India, although it may be deposited somewhere else. तीसरा है receipt मतलब first receipt. So if the first receipt is in India, then the income is received in India. बाद में उसका remittance कहाँ होता है उससे हमको मतलब नहीं है। एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, remittance is not receipt. First receipt is important, remittance is not receipt. तो अगर मुझे जो पैसा मिला था वो पहली रिसिट, मतलब जब मिला था तब वो इंडिया में मिला था, तो रिसीव्ड इन इंडिया है। अगर वो बाद में मैंने इंडिया के बाहर रेमिट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पैसा मेरे को बाहर मिला था और बाद में मैंने इंडिया में रेमिट कर दिया तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। रिसिट मींस द फर्स्ट रिसिट इन इंडिया। और फिर आखिरी पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट इज रिसीव्ड शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ इनकम। तो रिसीव्ड इन इंडिया में जो हमारा फोकस है वो है जो पैसा मिला, इट शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ इनकम एंड इट शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ अ टैक्सेबल इनकम। तो रिसीव्ड अगर होता है मान लो एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जम्प्ट इनकम है, या रिसीव्ड अगर होता है कोई डिविडेंड इनकम जो कि एग्जम्प्ट इनकम है, या और कोई एग्जम्प्ट इनकम रिसीव होती है, या कैपिटल रिसीट होती है, इनहेरिटेंस का पैसा मिलता है, विल का पैसा मिलता है, एग्जम्प्ट गिफ्ट टाइप का पैसा मिलता है, तो जो रिसीव्ड होता है भले ही रिसीव्ड इन इंडिया है पर उसका नेचर अगर टैक्सेबल नहीं है तो फिर उस पर इनकम टैक्स लग ही नहीं सकता। तो व्हाट इज रिसीव्ड शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ एन इनकम, अ टैक्सेबल इनकम, तभी उस पर इनकम टैक्स लग पाएगा। तो ये हो जाता है रिसिट रूल। अब अगले रूल पर हम आते हैं, द सोर्स रूल। सोर्स रूल अगेन बताता है दैट इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया इट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब सोर्स रूल में भी दो पैरामीटर्स हैं, एक है अक्रूड इन इंडिया और दूसरा है डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अक्रूड इन इंडिया में जो बेसिक फिलॉसफी है, यहाँ हम बात करते हैं अबाउट दी टाइमिंग ऑफ अक्रूवल। इनकम कब अक्रू होती है, एज सच हमें ये पता है कि इनकम कब अक्रू होती है, और उसका बेसिक पैरामीटर ये होता है कि इनकम अक्रू होती है जब हमने सर्विसेज रेंडर की, इन द केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स के केस में इनकम तब अक्रू होती है जब गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। कुछ केसेस में इनकम डे टू डे बेसिस पे अक्रू होती है, जैसे सैलरी अक्रूज ऑन अ डे टू डे बेसिस, या फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट इंटरेस्ट, इट अक्रूज ऑन अ डे टू डे बेसिस, इट अक्रूज ऑन अ डेली बेसिस, बट इट में बी ड्यू ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। तो इनकम अक्रू कब होती है वो पैरामीटर अपने सामने है। अब अक्रूवल के टाइमिंग से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है अभी, इट इज़ नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट इज़ अबाउट द प्लेस ऑफ टैक्सेशन। तो प्लेस ऑफ अक्रूवल की जहाँ तक बात आती है, प्लेस ऑफ अक्रूवल को लेकर सेक्शन 9 इज द रेलेवेंट सेक्शन। ये बताता है डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। एज पर सेक्शन 9 अलग अलग इनकम के अक्रूवल के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला, ठीक है, देयर आर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, और इन हेड्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं सैलरी, डिविडेंड,
gift, by a resident to a non-resident, capital gain, interest, royalty fees for technical services, business income and other income. तो इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी इनकम की, when do you say that the salary accrues in India? इसको लेकर दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. रूल वन ये कहता है salary will accrue in India if the services are rendered in India. So whosoever you are a non-resident, resident, ordinary, not ordinary resident, if the services are rendered in India, salary will accrue in India, and if it will accrue in India, it will be taxable in India. एक और रूल है रूल 2 जो कहता है salary paid by the government of India to the citizen of India. Salary paid by the government of India to a citizen of India shall accrue in India even if the services are rendered outside India. The salary income will accrue in India in the case the salary is paid by the government to a citizen of India. तो ये अगला पैरामीटर है. जो इंडियन एम्बेसीज, काउंसलेट्स, वीजा ऑफिसर्स या इंडियन साइंटिस्ट यहाँ पर से डेप्यूटेशन पे दूसरे देश में गए हैं, उन सब को लेकर ये रूल अप्लाई हो सकता है. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो इंडिया में अक्रू होती है. अब दूसरी इनकम आती है डिविडेंड. डिविडेंड शैल अक्रू इन इंडिया इफ इट इज पेड बाय इंडियन कंपनी. तो इंडियन कंपनी जो है वो अगर डिविडेंड देती है, भले ही नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को देती है, द मोमेंट डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय इट इज पेड बाय एन इंडियन कंपनी, द डिविडेंड विल अक्रू इन इंडिया. हालांकि जब इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो कंपनी को उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता है, और क्योंकि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता है, इन जनरल वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है. बड़े रेयर केस में वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है जब वो 115 BBDA के अंतर्गत टैक्सेबल होती है. अदरवाइज तो वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होती है. प्रिंसिपली यहाँ पर हम एग्जम्पशन और टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम प्लेस ऑफ अक्रूवल की बात कर रहे हैं. तो रूल सिंपल है, इफ द डिविडेंड इज पेड बाय इंडियन कंपनी द डिविडेंड विल अक्रू इन इंडिया. उसके बाद तीसरा आता है गिफ्ट. If the gift is given by a resident to a non-resident and the gift is given outside India, still it will accrue in India. Gift is given by resident, it is given even to a non-resident and it is given outside India. Still the gift would accrue in India because it is given by a resident. तो सिंपल रूल ये हम कह सकते हैं गिफ्ट गिवन बाय अ रेसिडेंट इज अक्रूड इन इंडिया. भले ही ये नॉन रेसिडेंट को दिया हो, भले ही इंडिया के बाहर दिया हो, स्टिल इट विल अक्रू इन इंडिया. उसके बाद कैपिटल गेन को लेकर रूल आता है. कैपिटल गेन को लेकर दो रूल्स हैं. रूल 1, कैपिटल गेन शैल अक्रू इन इंडिया इफ द कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया. तो ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ उससे मतलब नहीं, असेट कहाँ सिचुएटेड है वो इंपॉर्टेंट है. सो इफ द कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल गेन वुड अक्रू इन इंडिया. और एक और रूल है रूल 2. ये बेसिकली इसको हम लोग प्रैक्टिकली कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन, जिसके अंतर्गत ऐसा होता है कि शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी आर ट्रांसफर. दीज शेयर्स डेराइव्ड देयर वैल्यू फ्रॉम द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी. टिपिकली हमने काफी डिटेल में जब क्लास में पढ़ा था तब बात की थी कि वोडाफोन के केस को काउंटर करने के लिए है कि एक नॉन रेसिडेंट ने इंडिया के बाहर फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचे, और उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचने का इंपैक्ट ये है कि आपने इंडिया में अपने बिजनेस राइट्स बेच दिए. जो फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं वो अपनी वैल्यू डेराइव करते थे फ्रॉम एन इंडियन कंपनी. सो टिपिकली कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है कि एक हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड है जो कि एक फॉरेन कंपनी है, से यूके में है, और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है CGP लिमिटेड. और CGP लिमिटेड जो कंपनी है ये भी इंडिया के बाहर है, से केमन आइलैंड्स में है, और इनकी सब्सिडरी है एक हच SR लिमिटेड जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है. अब रूल ये कहता है कि एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग को, जो कि नीदरलैंड्स में है, तो हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ने वोडाफोन इंटरनेशनल लिमिटेड को CGP के शेयर्स का ट्रांसफर किया. ये CGP कंपनी के शेयर्स इंडिया के बाहर की कंपनी है. सो हम कह सकते हैं असेट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. भले ही असेट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, स्टिल इट विल बी डीम्ड दैट द कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया, क्योंकि यह फॉरेन कंपनी CGP अपनी वैल्यू डेराइव करती है हच SR लिमिटेड से.
वो इन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस देखना पड़ेगा कि क्या सीजीपी लिमिटेड अपनी वैल्यू हच एसआर लिमिटेड से डेराइव करती है। अगर सीजीपी अपनी वैल्यू हच से डेराइव करती है, मतलब प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि सीजीपी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। सीजीपी की बैलेंस शीट में बेसिकली जो असेट है वो है इन्वेस्टमेंट इन एचईएल, और अगर ऐसा है तो सीजीपी अपनी वैल्यू डिराइव करती है फ्रॉम हच एसआर लिमिटेड, एंड ऐसी परिस्थिति में सीजीपी के शेयर्स का ट्रांसफर will be regarded as a transfer of a capital asset situated in India. So this is typically the transaction, shares of a foreign company that derive its value from shares of Indian company. इसके बाद अगली चीज आती है इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसमें बेसिकली 2 रूल हैं, और उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो 3 रूल्स हैं। बेसिक रूल 1 ये है that interest, royalty and fees for technical services, if it is paid by government, it shall always accrue in India. And rule 2 ये है, if the money or the brand or the knowledge is used in India, then it will accrue in India. So जैसे लोन दिया है, लोन पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट would accrue in India if the money is used in India. Royalty, it is for the use of the intangible, say brand name. तो रॉयल्टी वुड अक्रू इन इंडिया इफ द ब्रांड नेम इज यूज्ड इन इंडिया। एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ वगैरह के लिए दिया गया है, तो अगर किसी ने नो हाउ प्रोवाइड किया और वो नो हाउ इंडिया में यूज हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वुड अक्रू इन इंडिया। इसका एक्सटेंडेड वर्जन ऐसे कहा जाता है दैट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज paid by government shall always accrue in India. If it is paid by a resident, generally it would accrue in India, but if it is used outside India, if that knowledge etc. is used outside India, then it would not accrue in India. And interest, royalty and fees for technical services, if it is paid by a non-resident, generally it would not accrue in India, but if it is used in India for a business or profession in India, then that income would accrue in India. तो ये बेसिक फिलॉसफी है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है जिसको हम लोग टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी कहते हैं, और प्रिंसिपल ये है दैट दिस इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, दिस इनकम वुड अक्रू इन इंडिया whether or not the assessee has a business connection in India, and whether or not the services are rendered in India. सर्विसेज रेंडर कहाँ की गई उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सर्विसेज यूज कहाँ की गई। इवन इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया बट दे आर यूज्ड इन इंडिया, द इनकम वुड अक्रू इन इंडिया। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, इसको हम लोग टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी कहते हैं। टेरिटोरियल नेक्सस of rendering of the services with India is not important. So even if the services are rendered outside India, even if there is no business connection in India, it would accrue in India if the interest, royalty, fees for technical services, if it is used in India, if that money etc. is used in India. इसके बाद अगला हेड ऑफ इनकम आता है, that is business income. Business income would accrue in India if you have a business connection in India. So that is the terminology used here. Business income would accrue in India if you have a business connection in India. मैं इसकी बात करता हूँ, इससे पहले अदर इनकम का क्लॉज है वो भी बता देता हूँ। अदर इनकम वुड अक्रू इन इंडिया इफ द असेट, प्रॉपर्टी और द सोर्स ऑफ दैट इनकम इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो अदर इनकम का रूल तो बहुत सिंपल है, असेट या प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन दैट इनकम वुड अक्रू इन इंडिया। और बिजनेस इनकम की जहां तक बात आती है, बिजनेस इनकम वुड अक्रू इन इंडिया इफ यू हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस इनकम को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, उसमें थोड़ी सी बात करने की है। Business income would accrue in India if you have a business connection. So when do you have a business connection in India? As per section 9, the word business connection has been defined inclusively. It has been said business connection in India includes, और 3 चीजें business connection in India की definition में cover की गई है। 3 तरह के agents को business connection in India की definition में cover किया गया है। पहला agent है जिसको हम लोग popularly कहते हैं power of attorney agent. Any agent who carries on a contract
habitually, he concludes the contract habitually through a person and on behalf of that person, and or he plays a principal role in the conclusion of the contract. Any business, I'll read it exactly, any business activity carried on through an agent that habitually concludes the contract or habitually plays role leading to the conclusion of the contracts by that non-resident. In other words, non-resident का इंडिया में कोई ऐसा एजेंट है जो नॉन-रेसिडेंट के बिहाफ पर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करता है या नॉन-रेसिडेंट के बिहाफ पर एक प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो हम कहेंगे नॉन-रेसिडेंट हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. इसको पॉपुलरली मैं कहता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट. दूसरा तरह का एजेंट आता है, एग्जैक्टली मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है. एजेंट हैबिचुअली मेंटेन्स स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्केंटाइज इन इंडिया फ्रॉम विच he regularly delivers the goods or merchandise in India on behalf of the non-resident. In other words, non-resident का इंडिया में एक C&F एजेंट है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, जो नॉन-रेसिडेंट का स्टॉक इंडिया में रखता है, नॉन-रेसिडेंट के बिहाफ पर इंडिया में स्टॉक रखता है और नॉन-रेसिडेंट के डायरेक्शंस पर उसको जहां भी वो कहता है उसको डिलीवर कर देता है. तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे नॉन-रेसिडेंट हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है, एजेंट हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली और होनली फॉर द नॉन रेसिडेंट और हिज एसोसिएट्स. तो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई ऐसा एजेंट है जो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पर इंडिया में ऑर्डर्स कंक्लूड करता है, नॉन रेसिडेंट या उसकी ग्रुप कंसर्न के बिहाफ पर ही वो मेनली इंडिया में ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, कंक्लूड करता है. होनली और मेनली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट वो इंडिया में ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है. इसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं सोल सेलिंग एजेंट. अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सोल सेलिंग एजेंट है तो हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और नॉन रेसिडेंट ने इस बिजनेस कनेक्शन के जरिए जो भी इनकम कमाई वो इनकम वुड अक्रू इन इंडिया. इसके अलावा एक और पॉइंट बड़ा डिटेल में दिया गया है बिजनेस कनेक्शन के बारे में. बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स दिस, जिसको कहा जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. अगर किसी व्यक्ति का एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है तो हम कहेंगे कि यस दैट पर्सन हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. ये बेसिकली ई बिजनेस के बारे में है, वर्चुअल बिजनेस के बारे में है, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड ये क्लॉज है. और इस क्लॉज के अंतर्गत ऐसा कुछ दिया हुआ है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट का इंडिया में ऐसा कोई सेटअप है, ऐसा कोई इंडिया में उनका से यूट्यूब चैनल है या कोई उनका डिजिटल मीडिया पे ऐसा प्रेजेंस है जिसके अंतर्गत उनके नंबर ऑफ यूजर्स एक लिमिट से ज़्यादा है, उनके सब्सक्राइबर्स यूजर्स एक लिमिट से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट हैज़ अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. या फिर उनका इंडिया में कोई ऐसा सेटअप है जिसके जरिए एक लिमिट से ज़्यादा वो इंडिया में टर्नओवर करते हैं. से अमेजॉन का इंडिया में एक सेटअप है या alibaba.com का इंडिया में एक सेटअप है और उस सेटअप के जरिए वो इंडिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं, तो हम कहेंगे दे हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. तो अगर कोई ई कॉमर्स साइट का इंडिया में सेटअप है और वो एक लिमिट से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं, या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट का इंडिया में सेटअप है और उनके ज़रिए कोई लोग कम्युनिकेट करते हैं, उनका इंडिया में एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सो दे हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. इसके अलावा उन्होंने कहा है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एक्सक्लूड्स. एक पॉइंट ये लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट एजेंट. ऐसा एजेंट जो खुद अपने बिहाफ पे डील करता है, ही हैज एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो किसी और के बिहाफ पे बिजनेस नहीं कर रहा है, वो तो नॉन रेसिडेंट से गुड्स खरीदता है और खरीद के इंडिया में बेचता है, तो वो खुद के बिहाफ पे ट्रेडिंग कर रहा है. ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन ऑफ द नॉन रेसिडेंट. अब यहाँ पर नॉन रेसिडेंट एक्सक्लूड्स में और भी पॉइंट दिए गए हैं. एक पॉइंट दिया गया है कि नॉन रेसिडेंट न्यूज एजेंसी, पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स, बेसिकली ऐसे नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करके उसको दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करते हैं. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ चैनल मैं कहूँगा, ऐसा न्यूज़ चैनल जो इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करता है थ्रू अ न्यूज़ एजेंसी और उसको दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करता है, तो उस नॉन रेसिडेंट की बीबीसी की इनकम वुड नॉट अक्रू इन इंडिया एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट वो इंडिया में दिखा के जितनी न्यूज़ दिखा के
कमाते हैं। इंडिया में दिखाकर अगर वो इनकम कमाते हैं तो दैट इनकम वुड अक्रू इन इंडिया। बाकी इंडिया की न्यूज़ दुनिया भर में दिखाकर वो जो कमाएंगे, जो न्यूज़ उनको इंडियन न्यूज़ एजेंसी के जरिए मिली, ऐसा अगर है तो दैट इनकम वुड नॉट अक्रू इन इंडिया। फिर दूसरी बात आती है, मियरली शूटिंग अ मूवी इन इंडिया would not be a business connection in India. Non-resident, non-citizen film production house, non-resident, non-citizen film production house, merely अगर वो इंडिया में मूवी शूट करते हैं तो by shooting a movie in India they will not have a business connection in India. इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो नॉन रेसिडेंट भी हो और नॉन सिटीजन भी हो, तो इंडिया में मूवी शूट कर देने भर से उनको इनकम अक्रू नहीं होगी। दुनिया भर में उस मूवी को दिखा के जो इनकम होती है दैट वुड नॉट अक्रू इन इंडिया, पर इंडिया में दिखाकर जो इनकम होती है टू दैट एक्सटेंट द इनकम वुड अक्रू इन इंडिया। फिर तीसरी और आखिरी चीज आती है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है विच इज एंगेज्ड इन द माइनिंग ऑफ डायमंड्स, तो कोई फॉरेन की कंपनी जो माइनिंग ऑफ डायमंड्स कर रही है इंडिया में, अगर वो उसे एक स्पेसिफाइड जोन में दिखाती है, NSZ नोटिफाइड स्पेशल जोन में इसे डिस्प्ले किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है, तो मियरली बाय एग्जिबिटिंग द रॉ एंड अनकट डायमंड दे वुड नॉट हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो मान लीजिए साउथ अफ्रीका की या कोई इस तरह की माइनिंग कंपनी इंडिया में भारत बोर्स करके, जैसे एक NSZ है, तो भारत बोर्स में आकर वो एग्जीबिशन करते हैं, तो मियरली बाय डूइंग एन एग्जीबिशन इन इंडिया that company will not have a business connection in India. Anyways, business connection है या नहीं है उसके पैरामीटर्स हमने अभी रिपीट किए, बोले। If you have a business connection in India, तो your business income would be accrue in India. Ultimately, to summarize this chapter in a very short span, हमारा ये कहना है कि there are 3 rules. One of the rule is residence rule, one of the rule is source rule, and the third rule is receipt rule. अगर आप रेसिडेंस रूल में फिट हो गए, मतलब इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। ROR के लिए ग्लोबल इनकम, NOR के लिए इंडियन इनकम, प्लस इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल हो जाएगी। तो इफ यू आर अ रेसिडेंट, ग्लोबल इनकम वुड बी टैक्सेबल। RNOR में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो टैक्सेबल नहीं होगी। फिर रिसीव्ड इन इंडिया, if the income is received in India, it would be taxable in India. बाकी बातें भूल जाओ आप। The moment you say it is received in India, it is taxable in India. या if the income is accrued in India, it would be taxable in India. तो source rule या receipt rule या residence rule, तीनों में से एक भी रूल में आप फिट हो गए तो ऐसी परिस्थिति में इनकम would be accrued in India. इसके साथ मेरा ये कहना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हमने क्लास में किए या आपने जहाँ भी क्लास की उस क्लास में आपने जो भी एग्जाम्पल किए, वो एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। खास तौर पे मॉड्यूल के दिए हुए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार से रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग अप दिस वीडियो। वन स्मॉल रिक्वेस्ट इज दैट यू कंटिन्यूसली वॉच द वीडियोस, रिपीटेडली वॉच द वीडियोस। तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट हो जाएगी और उसको 2-3 रिविजन्स के बाद आप खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग विद दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग अप विद मोर रिविजन वीडियोस इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।